अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग उठ गए होंगे। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ अनवार खाबर। यकीनी तौर पर नबीहा उठ गए होंगे। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जो बड़े हैं उन्होंने ऑफिस जाना होता है, जो लेडीज हैं उन्होंने दोपहर के खाने का एहतमाम करना सारी होता है। खवातीन इस वक्त सारे काम काज करके मतलब टीवी के आगे बैठकर हमारा शो देख रही होंगी। छोटा मोटा काम साथ में चल रहा होता है। खवातीन स्लोली और वो ग्रेजुअली नाश्ता बन रहा होता है, खाने की तैयारी हो रही होती है और साथ साथ खबरों से जो फैमिलीज है वो अपडेट भी हो रही होती है। तो फुटबॉल के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ जिसने आप कहें कि जो फुटबॉल वर्ल्ड है उसको हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का जो पहला रैंकिंग में जो दूसरे नंबर की टीम है उसको शिकस्त दी। सऊदी अरब 51वें नंबर पर थी, 51 नंबर पर थी और सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम जो है उसको हराया है, अर्जेंटीना को हराया है। मेसी उस टीम में मौजूद हैं। मेसी का बड़ा नाम है, लोगों को जो हम जैसे कुछ लोग हैं उनको फुटबॉल का पता ही या मेसी के नाम से है, रोनाल्डो के नाम से है। करंटली जो सिचुएशन है, ये दो बड़े प्लेयर्स हैं और हमने देखा कि कल मेसी की जादुई किक भी नहीं चली। अर्जेंटाइन का जो खिलाड़ियों का वो अटैक करने का अंदाज होता है वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। मैच के बहरहाल जो हीरो थे मोहम्मद अल अवैस रहे और पूरा जश्न मनाया गया, पूरी जीत एक मनाएगी। मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इस पर बहुत ज्यादा खुश थी। सऊदी वली अहद ने किया जा रहा है आम तातील का ऐलान कर दिया। अमीर कतर को हमने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ की भी ट्वीट आई। बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि हम भी इन खुशियों में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि अब फुटबॉल वर्ल्ड कप आप ये देखें कि अब शायद उस तरह से बोरिंग नहीं होगा जिस तरह से हम समझ रहे थे या कुछ लोग समझ रहे थे, क्योंकि जो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है इस तारीखी अपसेट से बड़ा ही मजेदार रहा है। कि क्रिकेट के अलावा भी इन पाकिस्तान अब जो दूसरे खेल है वो देखने का रुझान बढ़ रहा है और फुटबॉल का ये जो मेगा इवेंट बड़े आई थिंक बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। कल का जो हमने सेगमेंट किया था न्यू पाकिस्तान का, लाभ के यही सवाल कर रहे थे साबिक कप्तान से कि कोई अपसेट हो सकता है। तो देखिए जनाब, आज ही अपसेट हो गया। बात कुछ और ही मांग लेते हैं हम लोग। चलिए बाहर प्रोग्राम में इस पर डिटेल सेगमेंट भी आगे चलकर शामिल करेंगे। झलकियां कुछ देख लें पहले, वो बहुत जरूरी है कल के मैच की। जरूर शेयर करते हैं आपके साथ। ये सेलिब्रेशन भी आपने देखी, जीत की और फतह की जो सेलिब्रेशन है, बिल्कुल जनाब हक बनता है और इस तरह सेलिब्रेट करना भी बनता है। अनवार, नजर डालते हैं अब आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज पर। समरी मिली नहीं मिली, तस्दीक, तरदीद और फिर तस्दीक। अफवाहों के बाजार में हुकूमत की गलतियों पर गलतियां, तहरीक इंसाफ के फुल स्ट्रोक्स। क्या मामला खुश असलूबी से तय हो पाएगा? कराची वालों को फिर तारीख मिल गई। क्या सिंध हुकूमत लंबी तारीख के बाद भी बहाने तराशेगी? शहर कायद को अपने नुमाइंदे मिलने के इम्कानात कितने हैं? सऊदी अरब की शानदार फतह पर जश्न। फुटबॉल में भी कुदरत का निजाम। खेल ने दो हरीफों को गले मिलने पर मजबूर कर दिया। फुटबॉल से सहराए अरब में ठंडी हवाएं चल पड़ी। वुमेन क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी। कैनेट कॉलेज खवातीन खिलाड़ियों के लिए उम्मीद क्यों बन गया? और इसके अलावा न्यू पाकिस्तान में होगा बहुत कुछ रिसर्चेस, कुछ फैक्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी खबरें और रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे अनवार जो एक अहम तैनाती बहुत अरसे से जो हम सुन रहे थे, जैसा हम तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी पीटीआई का, उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आती रही, फिर मुख्तलिफ यू टर्न सामने आते रहे और कल रात को भी जब अनवार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थोड़ी सी हुई और बड़ी हुकूमत की तरफ से जब मरियम औरंगजेब साहिबा और जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने कहा कि कोई अभी स्टेटमेंट मौसूल नहीं हुई है। रिपोर्ट्स थी मीडिया पर, वो पहले ये बता रही थी कि समरी इस वक्त वजीर आजम ऑफिस मौसूल हो चुकी है और वजारत दिफा से मौसूल हुई है, बट ख्वाजा आसिफ ही ये कह रहे थे कि अभी तक समरी नहीं मिली, जिसकी तस्दीक फिर रात 12:30 बजे के करीब फिर तकरीबन को करनी पड़ी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ का भी ट्वीट सामने आया। बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट हो चुका था रात को और हम भी बड़े कंफ्यूज थे कि हमने जो सुबह स्टोरी करनी है, जो हमारी टीम थी, अब वो भी पैनिक थी कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर और सुबह हमने किस तरह से इस खबर को ट्रीट करना है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो चामगोइयों का सिलसिला है, हो सकता है कि अब ये सिलसिला फाइनली थम जाए और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो अहम नाम है वो अब कुछ ही देर में, कुछ ही दिन में वो जरूर सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और ये पूरा जो मामला है ये कितना स्मूथली अब हुकूमत इसको निपटाती है और कब इसकी अनाउंसमेंट होती है, ये अब इसमें देखना
बाकी है। दूसरी जानिब अनवार बड़ी हैपनिंग भी होने वाली है, 26 नवंबर की डेट दी गई थी खान साहब की जानिब से, और उससे पहले ये अहम तैनाती होपफुली आज या कल में जो अनाउंसमेंट है समरी पर दस्तखत कर दिए जाएंगे, नाम अनाउंस कर दी जाएंगे। जो 6 नाम सामने आ रहे थे वही नाम इस फहरिस्त में शामिल है, तो होपफुली आज या कल जो है वो अब आपके सामने नाम हम शेयर कर लेते हैं अपने नाज़रीन से। पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का है, समरी में लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल ओमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी इसमें शामिल है। गुज़श्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि समरी मौसूल हुई है, जिसके बाद एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई जो हमने आपसे डिस्कस किया। हालांकि मीडिया पर यह खबर पहले ही आ चुकी थी। अच्छा, कमर जावेद बाजवा साहब की भी जो स्पीच है वो भी एक्सपेक्टेड है होपफुली आज, और बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी ये अनवार स्पीच होने वाली है, इसको बहुत ही अहमियत हासिल होगी। अच्छा, पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, स्पेशली जो कल रात की कंफ्यूजन हमने देखी, जो हुकूमती स्टेटमेंट्स बयानात सामने आए, उस हवाले से इम्तियाज आलम साहब सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब, आपने निकाला नहीं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जब आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो चुकी थी, तो फिर इस पर क्या किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई थी? क्या मसला हुआ? अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गया है। अगले 48 घंटे में वो कहते फैसला हो जाएगा। जुमेरात को काबीना का इजलास है जिसमें वो फाइनलाइज कर देंगे। लेकिन सर आप क्या समझ रहे हैं इस तमाम तर मामले को इतना क्योस क्यों क्रिएट किया गया? हुकूमती जो रहनुमा हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों देते रहे? मीडिया पर ये रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी थी। मैं नहीं समझता कोई डेडलॉक हो सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ का कोई इख्तियार नहीं है आउटगोइंग का कि वो कोई अपने जानिशीन का नाम पेश करे। उन्होंने 5-6 नाम भेज दिए, उनमें से वज़ीर आज़म में इख्तियार है कि वो किसे आर्मी चीफ लगाते हैं या चेयरमैन। इम्तियाज आलम साहब, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद समरी मौसूल होने की जो खबर है वो आई है। क्या साबिक सदर ने डेडलॉक के खात्मे में कोई, आप समझते हैं कि कोई उनका भी अहम किरदार रहा पूरी सिचुएशन में, सूरत हाल में? मेरे ख्याल है आसिफ जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ के दरमियान इत्तफाक राय है कि सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ लगाया जाए। गालिबन इसी पे मुशावरत हुई है और उन्होंने तय कर लिया है कि जब समरी वसूल होगी उसके बाद वो सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ। इम्तियाज साहब, काबीना का जो हंगामी इजलास है वो भी इस हवाले से बुलाया गया है, और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया के हवाले से बात करें, उसके पहले इल्तवा की खबरें आती रही, मुतज़ाद इत्तलात सामने आती रही, आप क्या देख रहे हैं? हालात कंट्रोल में हैं? यार, ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट क्या हो गई? ये हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, और अब इख्तियार तो वजीर आजम का है। वजीर आजम क्यों तुर्किया भाग रहे हैं? भाई आप अपॉइंट करें, आपका आईनी इख्तियार है, आप वजीर आजम है। आप यकीन क्यों नहीं कि आप वजीर आजम हैं? और आइन में लिखा है कि आपने ही तैनाती करनी है। बिल्कुल वजीर आजम साहब को यहाँ पर होना चाहिए और हम तैनाती का पूरा मामला है। बहरहाल दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 26 नवंबर को खान साहब और उनकी टीम क्लियर कट कह रही है कि बड़ा सरप्राइज भी दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये धरने में तब्दील होगा? खान साहब धरना देते रहे, उनका जमहूरिया क्या, लेकिन आर्मी चीफ की तब तक अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी, लिहाजा उनका ये जो लॉन्ग मार्च है उसका कोई फायदा नहीं है, और खान साहब के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो नए आर्मी चीफ के साथ अपनी कन्फ्रंटेशन या कंट्रोवर्सी ना बनाए। इम्तियाज साहब, हमने देखा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, पूरे मुल्क में ही हिजानी कैफियत रही, जितने मुंह थे उतनी बातें थी। आप क्या देख रहे हैं, ये मामला आर्मी चीफ की तैनाती का अदालत भी जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? कल परसों जो है कल काबीना की जुमेरात को मीटिंग होने जा रही है, उसमें काबीना नाम अप्रूव कर देगी और वो सदर साहब को भेज दिया जाएगा। सदर साहब क्या चाहेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं कि भाई आर्मी बगैर अपने चीफ के हो?
सर, मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल की अगर बात करूं, वो बदहाली का शिकार है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, तो इस तैनाती के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी? नहीं, वो जारी रहेगी। अलबत्ता कुछ सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। जो अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा था आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो कंफ्यूजन था या जो अफवाहें थी, वो खत्म हो जाएगी। इस हिसाब से तो इस्तेकाम आएगा। लेकिन इमरान खान निचले बैठने वाले नहीं हैं, वो अपनी मुजाहिमत जारी रखेंगे। सीनियर तजियाकार इम्तियाज आलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला अब से 48 घंटों के दरमियान ये तवक्को की जा रही है कि नाम सामने आ जाएगा। कर रहे थे इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको, और वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब को यहाँ पे होना चाहिए, हर चीज को फेस करना चाहिए। उनके लाफ्टर को मेरे ख्याल से हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने भी जरा एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा सार्काज़म की तरफ वो चले गए थे। बहरहाल उनके एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर किए। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बिल आखिर आर्मी चीफ की तैनाती की समरी से मुतालिक खबरों और कयास आराइयों का सिलसिला फिलहाल थम चुका है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि ये आईनी मामला भी हुकूमत चंद ही घंटों में तय कर लेगी, सरंजाम दे लेगी। लेकिन हुकूमत ने अभी 2 मराहिल और भी उबूर करने हैं, जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से इस समरी पर दस्तखत भी किए जाएंगे और दूसरा जो कि इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि वो 26 नवंबर को पहुंच रहे हैं, वहां पर सरप्राइज भी देंगे। हुकूमत इन दोनों मैटर्स को किस तरह से डील करेगी, क्योंकि रात को जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई उसके बाद हुकूमत की कारकर्दगी पर, हुकूमत के स्टांस पर भी काफी सवालिया निशान है, सवालात उठ रहे हो रही थी। बहरहाल इस पूरी सिचुएशन में अहम तैनाती से लेकर जो खान साहब का जो लॉन्ग मार्च जारी और सारी है, 26 नवंबर को पहुंचेंगे, सरप्राइज देने की उन्होंने बात की है। और दूसरी जानिब अभी तक खान साहब अपने उसी मुतालबे पर कायम हैं कि जो इंतखाबात है उसकी तारीख दी जाए और कबल अज वक्त करवाए जाए। उन्होंने क्या कहा इस पूरे हालातों में, जरा देखिए आप। गैलप की सर्वे है 88% बिजनेसमैन कहते हैं पाकिस्तान का डायरेक्शन है इकोनॉमी का, ये गवर्नमेंट का, वो गलत तरफ है। कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करने में सिर्फ एक चीज है और वो है इलेक्शंस करवाना। आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। आज जिधर हम खड़े हैं, ये कौन आज प्रेडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई तरीके इंसाफ इंतखाबात की डेट के हवाले से ही सीरियस है, इसी हवाले से लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम बार बार आयद किया जा रहा है कि इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को बुनियाद बनाया जा रहा है आर्मी चीफ की जो तैनाती है उस पर असरअंदाज होने के लिए। तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। मुल्क के लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, मुल्क को इंतशार से बचाते हैं। इमरान खान अपनी कारकर्दगी की बात करता। आज मुल्क में जिस बात की जरूरत है वो इत्तेफाक की जरूरत है। जिस घर के अंदर झगड़ा वो घर नहीं चल सकता। आज इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके, और कोई मकसद नहीं है। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। 3 दिन बाकी रह चुके हैं, खान साहब उसके बाद पहुंचेंगे इस्लामाबाद, रावलपिंडी। कैसी तैयारियां हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। हर किसी की मुकम्मल तैयारी है। 26 को पूरे पाकिस्तान से काफिले इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा वहाँ पे पहुँचेंगे। पिंडी में मेरा ताल्लुक अटक से है। अटक कोई 80 किलोमीटर दूर है रावलपिंडी से, और इंशाअल्लाह ताला जो तादाद हमें बताई गई है, हम इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक उनको लेकर, उनसे ज़्यादा लोगों को लेकर हम वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है यावर साहब, ये बताएगा, बहुत ही ज्यादा बातें की गई हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब लॉन्ग मार्च के लिए आप वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद सिर्फ जलसा होगा या फिर प्रॉपर धरना दिया जाएगा, पिंडी में कयाम होगा?
हम लोग अपने लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करके लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें बैठना है तो हम बैठेंगे। अगर खान साहब ने उस दिन तकरीर करके उसको फारिग करना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमें अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वहां पे बैठना पड़ा तो हम बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अच्छा, सर इलेक्शन की, इंतखाबात की तारीख भी जो मौजूद है वो देती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर खान साहब क्या सरप्राइज देने वाले हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे? देखें, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खान साहब ने बिल्कुल किसी के साथ, वो हम MPAs MNAs के साथ या अवाम के साथ ऐसे डिस्कशन ऑब्वियसली नहीं किए, तभी तो वो सरप्राइज है। वो बिल्कुल जो कोर कमेटी है उसके साथ बैठ के बात की होगी, उनके साथ उनकी मशावरत ली होगी और फिर ये लेके आगे चलेंगे। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, अभी खान साहब को भी अंदाजा है कि ये लोग इस जिद पे अड़े हुए हैं कि इलेक्शन डिले करें। हमारी कोशिश ये कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो ताकि हम लोगों को अवाम को एक क्लैरिटी आए, बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को एक क्लैरिटी आए, हमारे लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको क्लैरिटी आए कि कैसे आगे मईशत को लेके चलना है। क्योंकि हमारे वक्त जो मईशत थी 2 लगातार सालों के लिए 5.6% से ज्यादा ग्रो कर रही थी, जो एक बहुत हेल्दी सब। लेकिन हमने देखा आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मौकिफ बहुत सख्त था, लेकिन अचानक से हमने देखा अब एक नरम गोशा है। तो इस तमाम तर सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? पसे पर्दा जो राब्ते हैं वो चल रहे हैं, क्या वो कामयाब हो गए हैं? देखिए, आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो एक जो तरीकाकार है कि GHQ नाम भेजता है और फिर प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो उन नामों में से किसी एक नाम को चुन ले। ये एक असूल के तरीके से एक मिसाल बनी हुई, एक प्रेसिडेंस है और इसी तरीके से होता है। जहां तक हमारे खामोश होने का इस मसले के ऊपर ताल्लुक है, आर्मी चीफ नून ने 6 दफा या 5 दफा लगाए हैं, भुट्टो साहब ने 1 दफा लगाया और वो सारी चीजें बरक्स हुई जैसे कि वो लोग चाहते थे। इस सीट की अपनी डायनामिक्स होती हैं। जो भी आर्मी चीफ लगता है वो मुल्क की, अपने इदारे की एक प्रोफेशनलिज्म को देखते हैं, अपने इदारे के मिजाज को देखते हैं, मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी को देखते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और फिर वो उसके मुताबिक वो फिर अपनी लाएअमल इख्तियार करते हैं। उसके अंदर जिस बंदे ने उसको अपॉइंट किया हो, कोई इसमें वो दो राय नहीं है कि मुल्क के मफाद में वो शायद दूसरी तरफ उसके बरक्स काम करे, लेकिन इसके ऊपर हमारी खामोशी इसलिए है कि हम लोगों ने कोशिश। यावर अब्बास साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, खान साहब मुसलसल तनकीद करते रहे इदारों पर, मौजूदा हुकूमत पर इस अहम तैनाती के हवाले से, तो अगर आप समझते हैं कि हुकूमत आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसमें मेरिट का ख्याल नहीं रखती, तो क्या उस हवाले से हिकमत अमली तय पाई गई है? क्या लाहा अमल होगा PTI का? देखें, तैनाती अगर माजी के तौर तरीके को इख्तियार करते हुए की गई तो मेरिट पे ही होगी। वो ऐसे कि GHQ उन ऑफिसर्स को जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन सकते हैं, लग सकते हैं, लगने के अहल हैं कि उनकी इतनी सर्विस होगी और वो सीनियर मोस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो सारे कैपेबल ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पे से प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि आप एक शख्स फर्द वाहिद के साथ बैठ के आप गठ जोड़ करें कि आपकी हर 2 नंबरी पे वो आंखें बंद कर ले, आपको बेतुका सपोर्ट करे, तो ये तो आइन के भी ठीक है। ये भी बताएगा, हुकूमत अभी ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस तमाम तर मामलात में जो ताल्लुकात हैं, मुज़ाकरात हैं, उसमें पुल का कौन किरदार अदा कर रहा है और क्या पार्लियामेंट वापसी आप लोगों की मुतवक्के है? देखें, अगर हुकूमत इस बात पे आ गई और ये बात करिए जो मेरे इल्म में नहीं है कि ये इस बात के ऊपर बातचीत चल रही, तो अच्छी बात है। बातचीत से ही मसले हल होते हैं, आप उनका जवाब ले सकते हैं,
आप उसके अंदर अगर फिर मशावरत करें गवर्नमेंट और अपोजिशन, तो मशावरत से एक बेहतर फैसला हो सकता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर मुल्क के अंदर जमहूरी, सियासी और आपका माशी इस्तेहकाम तभी आएगा कि जब सारे एक पेज पे होंगे और इसके अंदर इलेक्शन जितना जल्दी हो कॉल किए जाए, अनाउंस किए जाए। उसकी वजह यह है कि हम इनको हुकूमत मानते ही नहीं है, इसलिए तो हम असेंबलीज में नहीं जा रहे। अगर हम असेंबलीज में गए तो उसकी वजह यह होगी कि इलेक्शन जल्दी ये करवाएंगे और उसके अंदर जो हमारी बाकी चंद शराइत है वो पूरी करेंगे, तो तब हम असेंबली में जाएंगे, वरना ये खुद ही बैठे रहेंगे। जब तक साहब मुशावरत तभी होगी एक पेज पर, तभी सारे फैसले होंगे, तभी तमाम लोग एक पेज पर आएंगे ना, जब इकट्ठे मिल बैठेंगे। तो आप समझ रहे हैं पार्लियामेंट वापसी के इम्कानात हैं? देखें, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में वापस आने के इम्कानात हैं वो तो हमेशा हैं। हम लोगों ने अपना दरवाजा खोल दिया जब खान साहब ने बोला कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और हम बाकी मसाइल के ऊपर हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इस किस्म की जो चीजें हैं हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो दरवाजा खोला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर जो मसला था उसके ऊपर भी हम चुप करके पीछे बैठ गए। इसकी वजह यह है कि हम लोग भी चाहते हैं कि इस्तेहकाम हो। हम लोग नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत बिल्कुल बैठ जाए, वो तो दिवालिया हो जाएगा, उसके अंदर अवाम का नुकसान है। और जब जहां पे रियासत का नुकसान हो तो वो फिर उस नुकसान को दोबारा उसका अजाला करने में बड़ा टाइम लगेगा, वो आसान नहीं होगा जो भी हुकूमत आएगी। जैसे कि अगर ये लोग अपनी मर्जी का मनमानी से ये लोग जो प्रेसिडेंट्स है, जो मिसालें मौजूद हैं, अगर उन मिसालों से हट के ये लोग किसी को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाते हैं तो उस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर एक बैगेज होगा, एक बड़ी मुश्किलात होंगी। उसको फौज का मोराल भी, फौज का जो इज्जत है लोगों की नजर में, उसको भी बहाल करना है। ये भी दिखाना है कि फौज सियासियों के मामले में, सियासी पार्टियों के मामले में बिल्कुल न्यूट्रल है, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर इसके अलावा जब पार्लियामेंट में जाएंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा से यावर अब्बास बुखारी साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि पार्लियामेंट में जो वापसी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर हालात में मुमकिन है। उन्होंने की कि मुश्किल हालात हो जाएंगे। 6 के 6 जो नाम सामने अनवार इस वक्त आ रहे हैं वो सारे काबिल नाम है, उसमें किसी किस्म का किसी को भी कोई शक नहीं है। और उनमें से किसी भी एक नाम की सिलेक्शन जो है वो वज़ीर आज़म की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आईनी हक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया प्रोग्राम में। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है जनाब, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अनवार 2.25 साल हो चुके हैं, तकरीबन इतना वक्त गुजर चुका है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की डेट सामने नहीं आ रही। मुख्तलिफ जमातें जो हैं, सियासी जमातें मुसलसल इसमें डिले करवा रही हैं और अब एक मरतबा फिर से 5वीं मरतबा ये डिले देखा गया है और नए साल अब इंतखाबात एक्सपेक्टेड आई होप सो होंगे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कराची में जो इंतखाबात हैं वो इल्तवा का शिकार दिखाई दे रहे हैं और बार बार डेट्स सामने आ रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। रहनुमा एमक्यूएम फयाज कायम खानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले भी हमने देखा हाई कोर्ट की जानिब से भी अहकाम आए, इलेक्शन कमीशन ने भी अभी एक डेट अनाउंस की है 15 जनवरी की, और 15 जनवरी को ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वनडे मैच होने जा रहा है कराची में। किस तरह से देख रहे हैं, कैसे मुमकिन हो पाएगा? बहुत सी तारीखें मिल चुकी हैं, कराची वालों के मसाइल हल होते नहीं दिखा रहे बल्दियाती इंतखाबात के अलावा। बात यह है मेरे भाई कि किसी ने जब मसले हल ही नहीं करने हों, सोच ही रखा हो कि ये कोई मसाइल को हल ही नहीं करना है, जिन ताकतों ने, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अदालतें हों, तो ये मसले का हल कभी निकल नहीं सकता। जो बुनियादी मसाइल हैं कराची के बल्दियात के हवाले से, वो जो के तू खड़े हुए हैं। 2.5 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए गए। अगस्त 2020 से जो है हमारे मेयर वसीम अख्तर भाई जो है उनकी टर्नओवर ख़त्म हुआ था। 2.5 साल होने को आए हैं, लेकिन मुख्तलिफ बहानों से जो है
कभी अगर आप इलेक्शन कमीशन में पिटीशंस या हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पिटीशंस का अगर सिर्फ ड्राफ्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कौन कौन सी जमातें जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहती हैं। जमात इस्लामी ने खुद लिख के दिया हुआ है कि इलेक्शन को 120 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने होते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से यही डेडलाइन है। 2.5 साल का अरसा गुजर चुका, वक्त गुजर गया और मुसलसल सियासी जमातें इसमें ताखीर कर रही हैं, डिले कर रही हैं। किस जमात को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने के हवाले से? हाँ, फ़ायदा जो है उन लोगों को हो रहा है जिनका कराची शहर में या शहरी सिंध में स्टेक नहीं है, जो कभी रही नहीं है। अब चाहे वो पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो, पिछले 35 साल से शहरी सिंध का मैंडेट हमारे पास है। ठीक है, हम चाहते ये हैं कि इलेक्शन हो। अब जो हालिया मसला खड़ा हुआ है वो हुआ है उस बुनियादी नकाइस का, वो बुनियादी मसले जो जिसके ऊपर इलेक्शन की या बल्दियात की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। जो बुनियादी मसले जब तक हल नहीं होंगे, अब आप खुद सोचें कि जब 3 करोड़ की आबादी के शहर को 1.5 करोड़ गिना जाएगा, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो बल्दियात आएगी 15 जनवरी के बाद, ये क्या सिर्फ 1.5 करोड़ आवाम के लिए आएगी या 3 करोड़ पूरी कराची के लिए आएगी? पूरे कराची के लिए आएगी ना। अब पूरी कराची को आप गिनते नहीं हो, 3.5-3 करोड़ को आपने 1.5 करोड़ गिना हुआ है। उसके बाद जो है अब आपने जो हल्का बंदियाँ की हुई हैं वो इतनी गैर मुनसिफाना है कि एक तरफ जो है वो 80,000 की है, एक तरफ 15,000 की है। एक तरफ टाउन जो है वो 4-5 यूसी पे है, 1 यूसी पे है, दूसरी तरफ टाउन जो है वो 12 यूसी पे है। आप वोटर लिस्ट उठा के देख लेंगे तो वोटर लिस्ट के अंदर भी यही मसाइल खड़े हुए हैं। तो बात यह है कि इख्तियारात की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लियर ऑर्डर किया हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट जो है 140A के तहत कानून साजी करे। जो बल्दियात के इख्तियारात हैं सियासी, माली और इंतज़ामी, वो बल्दियात को दे। आज उसको 10 महीने हो गए हैं तकरीबन, लेकिन उस ऑर्डर पे कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट के पास बल्दियात के तमाम रेवेन्यू के महकमे सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो बल्दियात चलेगी कैसे? आप ये बताएं, आप हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, आप हुकूमत में मौजूद रहते हैं, विफाक से जब भी कोई मुतालबा करते हैं आप धमकी देकर भी अपने मुतालबात मनवाते रहे हैं, हुकूमत से अलहदा होने की धमकी देते रहे हैं, विफाक में आपके मुतालबात फिर माने भी गए हैं, मुतादिद बार वजारतें भी मिली हैं, लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबात का मामला हम देखते हैं सूबाई सतह पर आपकी बात नहीं मानी जा रही, या आप लोग खुद ही स्टेप बैक किए हुए हैं, आपके मुतालबा मनवाना नहीं चाह रहे, कराची वालों के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे। ये बात नहीं है भाई, मेरी बात ये है कि बिल्कुल हमारी एक 2 एग्रीमेंट है हमारे, एक नून लीग से अलग है, पीपल्स पार्टी से अलग है। ठीक है, पीपल्स पार्टी से जो हमारे एग्रीमेंट है उसकी बुनियादी सिर्फ अवामी मसाइल पर रखा हुआ है। बात ये है कि हम एक सियासी जमात हैं, हमें किसी न किसी एक तरीक़ेकार के मुताबिक काम करना है। हमने हर तरीके से कन्वेंस कर लिया है। हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ पिछले 6-7 महीने से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट 2021 के अंदर एक बल्दियात की बिल लेके आई थी जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने एहतजाज किया था, किसी ने तस्लीम नहीं किया था उसे। हम ये कहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट कर लें। एक्सक्यूज़ मी। बात यह है कि करने को अगर नेक नियति हो तो ये कोई काम मुश्किल नहीं है, ये घंटों का काम है, ये दिनों का काम है, लेकिन किसी ने काम करना नहीं है। अब बात यह है कि हम ये चाहते ये हैं कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम ना आए। जो सियासी अफरा तफरी माशाल्लाह इमरान खान साहब ने फैलाई हुई है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो। ठीक है, अब आप देखें जो इमरान खान साहब ने पिछले 6-7 महीने से 9 अप्रैल 2022 से जिस दिन से वो निकले हैं उस दिन से वो एक घड़ी भी चैन से नहीं बैठे। सियासी अदम इस्तेकाम इतना ज्यादा है। फयाज साहब, इंतखाबात के हवाले से जानना चाहूंगी, लॉन्ग मार्च का सिलसिला तो डेफिनेटली जारी ही है। 24 जुलाई की तारीख सामने आई, फिर उसके बाद 21 अगस्त की तारीख सामने आई, अब 15 जनवरी कहा जा रहा है। कितने चांसेस आपको लगता है कि इस बार कोई डिले नहीं होगा और इंतखाबात हो जाएंगे वक्त पर? बिल्कुल बिल्कुल, MQM पाकिस्तान चाहती है कि कल के होते आज इलेक्शन हो, आज के होते अभी इलेक्शन हो। ठीक है, पिछले 2.5 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन बर वक्त आइन के मुताबिक उस टाइम लिमिट के अंदर होने चाहिए थे।
अब बात यह है कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उस दौरान में मर्दमशुमारी आ गई। मर्दमशुमारी के अंदर 2017 में हमने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम ये कहते हैं कि कम से कम लोगों को गिन तो सही लो। हम ये कहते हैं कि भाई आप कम से कम जो है हल्का बंदियाँ सही कर लो। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन है, सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्शन है। हमारे जहाँ मामलात, हमारे जो मुफादात, हमसे मुराद यानी कराची शहर के जब मुफादात आते हैं, वहाँ पे ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर चलता है, ना कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर चलता है। वहाँ पे जो अपनी मनमानियाँ की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शुक्रिया रहनुमा एमक्यूएम फयाज कायम खानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यही कहना था कि एमक्यूएम तो यही चाहती है कि इंतखाबात आज हो और अभी हो, ताकि जो शहर कायद के बासी हैं उनके मसाइल फौरी तौर पर हल जरूरी भी है। शहर कायद के जितने मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर और रातों रातों मसाइल हल होंगे भी नहीं, लेकिन तरजीहात बदलने की डेफिनेटली जरूरत है इस वक्त सूबाई हुकूमत को। अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का और ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कतर में जो मेगा इवेंट इस वक्त जारी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। और कल जो बहुत बड़ा अपसेट हुआ, इसका आगाज हमने प्रोग्राम के आगाज में भी जिसका हमने तस्करा किया। आलमी रैंकिंग की अगर बात की जाए तो अर्जेंटाइन की टीम जो है वो टॉप 3 में रैंक करती है और सऊदी अरब से शिकस्त हुई, जिस पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो सऊदी अरब है वो तो सेलिब्रेट कर ही रहा है ऑब्वियसली। लेकिन अगर इस वक्त मैराडोना जिंदा होते तो आई एम श्योर कि मेसी से भी पूछते कि भाई ये क्या हुआ तुम लोगों के साथ। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप का जादू है वो छाया तो हुआ ही था, लेकिन अब मजीद सर चढ़कर बोल रहा है और यकीनी तौर पर बोलेगा भी, क्योंकि शायद अर्जेंटीना की टीम ने भी ये नहीं सोचा होगा मैच से पहले कि आज वो टीम जो कि टॉप 50 में भी नहीं है, 51 नंबर पर है, वो उन्हें किस तरह से शिकस्त देगी। तो इस तमाम तर मामले पर भी बात करेंगे। रैंकिंग में सऊदी अरब 51वें नंबर पर मौजूद है और जो कारकर्दगी सराही जा रही है वो जो सऊदी गोलकीपर थे मोहम्मद अल अवैस, वो कल के मैच के हीरो थे। जिस तरह से अटैक किया जा रहा था अर्जेंटीना के प्लेयर्स की जानिब से, मेसी यकीनी तौर पर उस टीम में है और मेसी जिस टीम में हो, रोनाल्डो जिस टीम में हो, वो फेवरेट टीम होती है लोगों की। और जो गोल जो किया गया, पहला गोल किया साले अल शहरी ने और दूसरा गोल किया है सालो मोहम्मद अल दोसरी ने, जो इनके नाम भी बड़े मुश्किल से नाम है। बिल्कुल। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पूरा जो खित्ता अरब है उसमें खुशियां मनाई गई हैं। अमीर कतर को हमने देखा कि एक राइवलरी भी है सऊदी अरब के साथ, बट स्टिल उन्होंने जिस तरह से इस जीत को एंजॉय किया, सऊदी अरब का झंडा लहराया, फिर जो सऊदी वली अहद हैं उन्होंने आम तातील का ऐलान किया। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी बड़ी खुशी है। खान साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, अब ट्विटर पर पैगाम जारी किया, कांग्रेचुलेट किया सऊदी अरब को, उनकी टीम को। बहरहाल इसी मैच के ऊपर और आने वाले मैचेस में कौन कौन से अपसेट्स हो सकते हैं और जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में जारी है, इस हवाले से बात करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो बिग फुटबॉलर है तनवीर ज़िया बट साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कल का मैच क्या कहेंगे, अपसेट इतना बड़ा? मैंने भी मैच देखा और देखें सऊदीया जज्बे से खेला। आपने देखा होगा वो किस तरह खेल रहे थे जी। वो सऊदीया देखे ना, आपने खुद ही कहा कि 51 नंबर की टीम और वर्ल्ड नंबर 3 वाली पोजीशन वाली को हरा रही है जी। तो इसमें आप इससे पहले जो बात कर रहे थे गोलकीपर की, उसको वाकई शाबाश देनी चाहिए, क्रेडिट जाता है। वो वैसे भी हम फुटबॉलर की हैसियत से कहते हैं कि जो 50% मैच गोलकीपर के सर पर खेलती है टीम जी। देखे ना सारी टीम आगे स्ट्रगल कर रही है, गोलकीपर कोई फजूल सा गोल खा ले तो सारी टीम की कमर टूट जाती है। बिल्कुल। और जब गोलकीपर गोल बचाता है टीम को बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है। बिल्कुल। तो कल का मैच भी आप देखें कि उन्होंने 30 के करीब अटेम्प्ट की, वो एक पेनल्टी पे सिर्फ गोल हुआ अर्जेंटाइन ने, और इन्होंने 3 अटेम्प्ट की, उसमें से 2 गोल हो गए। तो कहते हैं ना किस्मत भी हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। वेरी ट्रू। और अभी किस तरह से देख रहे हैं जो सऊदी अरब के अगले मैचेस हैं, मैक्सिको के साथ है, पोलैंड के साथ है, यकीनी तौर पर एक नफसियाती बर्तरी जरूर गेम का एक हिस्सा है। सऊदी अरब को वो नफसियाती बर्तरी हासिल है, सऊदी अरब को मजीद मेहनत की जरूरत है या मजीद अपसेट करने की सलाहियत? कल का मैच अगर हम देखें तो सऊदी अरब मजीद अपसेट कर सकता है।
बिल्कुल कर सकता है, और सऊदी अरब के बहुत हौसले उनके प्लेयरों के बुलंद है। अब उनके जहन में ये आ गया कि अगर हम अर्जेंटाइन को हरा सकते हैं तो हम दूसरी टीमों को भी हरा सकते हैं जो रैंकिंग में कहीं नीचे हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को एक और मैच जीतने की ज़रूरत है, उससे वो नेक्स्ट मरहले में वो राउंड ऑफ 16 में जा सकते हैं। अच्छा सर, कल के मैच में जैसे हमने जिक्र किया, अब उनका जो नफसियाती बर्तरी है वो तो आपने बोला कि वो तो उनको एक जीत है ही, एज मिल गया और आगे वाले मैच से भी बहुत फायदा इसको देगी। कल के मैच के अगर हीरो की बात की जाए मोहम्मद अल अवैस की, तो मेरे ख्याल से कि मैच जितवाया ही उन्होंने, टर्निंग पॉइंट उनकी परफॉर्मेंस थी। देखिए उसमें वो अकेला हीरो जरूर बनता है गोल करने वाला, लेकिन उसमें देखें सारी टीम की एफर्ट होती है। सारी टीम ने उसी जज्बे से खेला कि हमने जीतना है, वो जीत के जज्बे से खेले, फिर अल्लाह ने भी उनकी मदद की। तो मैं कहता हूं कि सारी टीम को क्रेडिट देना चाहिए, खुसूसी तौर पर फिर मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा, गोलकीपर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अगर वो आप 2 गोल कर दें, गोलकीपर 3 गोल करा ले तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए मैं कहता हूँ गोलकीपर भी हीरो है एट सेम टाइम। उसी तरह ही गोलकीपर को भी आप अप्रिशिएट करें कि गोलकीपर ने बड़ी बहादुरी से उनकी ट्राइयां, उनके हमले रोके। वो उसने गोल किया, उसको 3 चांस मिले, चांस उसने बनाए और मुश्किल एंगल से गोल किया। आपने दूसरा गोल तो बड़े मुश्किल एंगल से किया, देखे ना, उसने कर्व लेके ऐसे स्क्रू मारा है तो वो गोल हुआ है। गोलकीपर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से स्क्रू मार सकता है वो। ठीक है, तो अभी जो कल की जीत है उसके फतह के बाद हम देखें जो अरब शायकीन हैं या एशियन शायकीन हैं, बहुत ज्यादा उनमें जोश है। इस जोश का, इस वलवले का, या जो नफसियाती बर्तरी है, जो बाकी एशियाई टीम्स हैं वो भी इसका कोई फायदा उठा सकेंगी। अब वर्ल्ड कप का सिनेरियो हमें चेंज नजर आ रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया, वर्ल्ड कप की स्पिरिट में बड़ी तब्दीली आ गई। ये आपने बड़ा दुरुस्त सिमत इसकी बताई है। अब लोगों में देखो, खास तौर पर कल का जो मैच देखा ना, उसने कहा ये रैंकिंग का कोई चक्कर नहीं है, आपका जज्बा खेलना चाहिए और अल्लाह भी मदद कर देगा। तो इस चीज से हमारे मुल्क में भी ये चीजों ने बड़ा इनकरेज किया है, लोगों में जज्बा पैदा हुआ। पहली तब्दीली तो वेन्यू जब हुआ कतर मालूम पड़ा, तो वो पहली सबसे बड़ी तब्दीली तो मेरे ख्याल से यही रही कि कतर में मेगा इवेंट इस बार होने जा रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया, पहले बड़ी फीफा कंट्रीज ने बड़ी इन पे तनकीद भी की कि जी वहाँ टेम्परेचर इतना होगा, फलाना होगा, इंतजाम किस तरह कर सकेंगे। उन्होंने इस किस्म के इंतजाम ये कि यूरोपियन खुद हैरान रह गए, वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस किस्म के उन्होंने स्टेडियम बनाए, उसके अंदर ही होटल बना दिए, उसके अंदर ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई, होटल बना दिए अंदर ही, तैयारी की जा रही है, टीमों को ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, अंदर ही उन्होंने होटल बनाए, अंदर ही रेस्टोरेंट्स बने हैं, अंदर ही हर चीज फैसिलिटी जो टीमों के लिए जरूरी होती है, और हर तरह की तफरीह का भी ख्याल रखा गया है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो इस्लामी शौहर अपनी जगह, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी बड़ा मैंने कहा रोशन ख्याली का भी मुजाहरा किया है, लेकिन इस्लामी शौहर पे उन्होंने ठीक है। लेकिन तनवीर साहब, हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम वहां पर नहीं है, लेकिन हमारा फुटबॉल जरूर वहां पर है। उस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान फुटबॉल जाता रहेगा, फुटबॉल ही जाता रहेगा, टीम कब जाएगी? ये बात आपने दुरुस्त की है। मतलब हमारे बच्चे जब तक जवान हो जाएंगे, क्या हम भी जवान हो गए, हमारे बच्चे किसी बहाने से तो उधर है ना, फुटबॉल के टीम को देख के खुश होंगे। फुटबॉल पे भी हमें खुशी है, लेकिन ये खुशी हमारी अधूरी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फुटबॉल टीम भी पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। देखो हम 198 नंबर पे हैं, ये भी देखो, कहाँ अर्जेंटाइन, कहाँ सऊदी अरेबिया, वहाँ देखो हम सबसे पीछे हैं या हमसे पीछे भी कोई है? हमसे भी पीछे होंगे बेचारे हैं एक दो और। चलें, ये भी तसल्ली हो जाती है। इस पर इन मसाइल पर भी बात करते हैं और पाकिस्तान में क्या मसाइल है फुटबॉल को लेकर, इस हवाले से भी बात करते हैं। अच्छा सर, अभी वर्ल्ड कप में ओवरऑल जो फेवरेट टीम है वो कौन सी, ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन कल का मैच जीतने के बाद जैसा कि अनवार ने बोला कि एशिया में जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका भी इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो पाकिस्तान में किसकी फेवरेट टीम, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इन दिस वर्ल्ड कप? देखिए, मेरी वर्ल्ड कप में जो मैं जाती तौर पे ना, मैं इंग्लैंड की टीम से काफ़ी इंस्पायर हूँ। बड़ी कंपोज टीम इंग्लैंड है, लेकिन यूरोप में ब्राज़ील, अपना सॉरी साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, यूरोप में जर्मनी, ये इंग्लैंड है, ठीक, फ्रांस और स्पेन, ये 4 टीमें बड़ी
टॉप की हैं यूरोप, टफ टीम्स हैं। ये जर्मनी का फुटबॉल बड़ा डिफरेंट है दूसरी यूरोपियन टीमों से। वो उसी एंगल से वापस आती है, फिर उसी डबल स्पीड से वो अटैक करते हैं भैया एक वक्त स्पीडी फुटबॉल खेलते हैं। सबसे ज्यादा सेमीफाइनल्स भी वही खेल चुके हैं। एग्जैक्टली जर्मन फुटबॉल स्पीड से खेलता है। वो कहते हैं ना स्टेमिना एंड स्पीड, ये द पार्ट ऑफ द फुटबॉल, स्पीड एंड स्टेमिना। बट सर कमिंग बैक टू पाकिस्तान फुटबॉल, क्या लग रहा है कब तक हम भी अपना कोई चांस बना सकेंगे, हम वहां पर जा सकेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे? बड़ा अच्छा मौका था, इस्लामिक कंट्री में हो रहा था, 12 साल अगर उनको मिले, 12 साल में हम अपनी टीम रेडी क्यों नहीं कर सके? बहुत लंबा अरसा था, उन्होंने 220 अरब डॉलर लगाए, उन्होंने शहर आबाद कर लिया, स्टेडियम्स बना लिए, इतने इंतजाम कर लिए, हम एक टीम रेडी नहीं कर सके। आपने बड़ी दुखती राग छेड़ दी है कि पाकिस्तान में वाकई, क्योंकि अब हम वो फैक्टर मिसिंग एलिमेंट जो है उसको हम मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जिस तरह से कल सऊदी अरब जीता है, यही अगर पाकिस्तान अर्जेंटीना से जीता होता तो आज यहां पर भी हम ढोल वाले बुलाते, आपको बुलाने से पहले। आपने दुरुस्त फरमाया, अफसोस का मुकाम है कि हम एशिया भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। सर लेकिन वजूहात क्या है, रीजन जानना बहुत जरूरी है। वजूहात के लिए फिर एक सेपरेट सेशन करें, बहुत ज्यादा वजूहात। सर आपको हाइलाइट शेयर कर दें उस सेशन, हाइलाइट शेयर कर दें, बेसिक कुछ बातें शेयर कर दें। फुटबॉल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया हमने। मिसाल के तौर पर एक जैसे फुटबॉल एकेडमी लोगों ने कमर्शियल पर्पस के लिए अब प्राइवेट तौर पे बनाई, सरकारी लेवल पे इसको कभी सरपरस्ती नहीं मिली। पहले आपने देखा होगा कि स्कूलों की फुटबॉल टीमें होती थी, वो आपस में इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, वहां से प्लेयर निकलते थे, स्टैंडर्ड था पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पे जानी पहचानी टीम थी। 1970s में तो फुटबॉल खेली जा रही थी, तब हालात अब देखें ना, फुटबॉल सियासत की नजर हो गया। वो फेडरेशन कब्जे करते हैं और फिर फीफा को इंटरवीन करना पड़ता है, फिर वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी है, वो भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी को एक रोड मैप दिया हुआ है, वो भी हमारे जो हमने सोच थी उसके मुताबिक अभी वो डेवलप नहीं कर रही। उसको जरा थोड़ा पेस तेज करनी चाहिए कि जो हकीकी नुमाइंदे उनको सुपुर्द करें, फुटबॉल को चलने देंगे। अब देखिए ये गुफ्तगू हमारी जो है ना वो पूरी गैर सियासी है, लेकिन आपने जो बात की ना कि शायद इस मुल्क में हर चीज सियासत की नजर होगी, तो तरजीहात बदलने की डेफिनेटली जरूरत है। तो सर क्या करना चाहिए फुटबॉल के रिवाइवल के लिए इन पाकिस्तान? क्योंकि टैलेंट तो है, लियारी को मिनी ब्राजील वैसी तो नहीं कहा जाता। देखिए आपने दोस्त कहा कि वो स्टील चाइल्ड की टीम भी सारी ऑलमोस्ट लियारी से ही बनती है। सर कोयटा में भी बहुत खेला जाता है। कोयटा में मैं खुद रहा हूँ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कोयटा। अच्छा। हाँ, मेरी जब पोस्टिंग थी, आई वाज द हेड ऑफ द प्रोविंस देयर, तो मैंने वो मेरी पहले एज ए जूनियर अफसर भी मेरी पोस्टिंग रही है और मैं खुद कोयटा अफगान क्लब की तरफ से खेलता रहा हूँ। उस वक्त अफगान क्लब वाज द वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन द प्रोविंस। तो अभी भी कोयटे में बहुत फुटबॉल है। वहाँ इंटरनेशनल लेवल ये होता है कि टीमों ने या लोगों ने एक प्राइवेट स्काउट्स के तौर हायर किए जाते हैं, जो लोग वो सर्च करते हैं जहाँ के मुख्तलिफ, वो कोयटा को गया उसको वो स्काउट कहते हैं, वो जाके टीमों को कहते हैं कि जी वहाँ 2 लड़के मैंने देखे हैं बड़े अच्छे, आप उनको लाएं अपनी एकेडमी में। वो एजुकेट भी करते हैं, एकेडमी बनी हुई है, वहाँ एजुकेशन भी होती है, वहाँ करेक्टर बिल्डिंग भी होती है, वहाँ फुटबॉल भी होता है, वो स्किल भी सिखाई जाती है, फुटबॉलर भी बनाया जाता है, फिटनेस के मसाइल से जो भी है वो सारा कुछ वेल इक्विप्ड जिम्नेजियम होती है। यहाँ मुझे पता है कि सरकारी सतह पर ही चलो बना दें, सर रीजनल सतह पर ही कम से कम फुटबॉल का आगाज हो जाए, किया जाए, क्योंकि फिर हम ही खबरों में ये चीजें अनाउंस करते हैं कि ये पाकिस्तानी निजात फुटबॉलर थे, पाकिस्तानी निजात बॉक्सर थे, उन लोगों को यहाँ पर मतलब चांसेस नहीं मिलते, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, फिर वो दूसरे मुल्कों की टीमों से खेलते हैं। ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, उनके लिए भी नाइंसाफी है और पाकिस्तान के लिए भी नाइंसाफी है कि हमारा टैलेंट फिर बाहर की टीमों की तरफ से खेलता है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि फुटबॉल के जो करता धरता लोग हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, इनको 10 साल का एक रोड मैप देना चाहिए जी। 10 साल का एक रोड मैप दें। जो बच्चा इस वक्त 10 साल का 8-10 साल का है उनको उठाएं, उनको तैयार करें। आपके 7-5-6 साल के बाद वो नर्सरी आपकी जो है ना वो जवान होना शुरू हो जाएगी और उसी पे वर्किंग करें। या ये पाकिस्तान के चारों कोनों में स्काउट्स के तौर पर लोग भेजें, वो इंडिकेट करें कि ये बच्चा मैंने देखा, ये बच्चा देखा, कोई आप 60-70 बच्चे तैयार करें, 60-70 बच्चों को आप ट्रेनिंग दें,
एक सेंटर प्लेस पे लाए, उनकी एजुकेशन भी करें, स्कूल को भी भेजे, फिर वो ट्रेनिंग भी करें। आप देखें ये जिस तरह यूरोपियन स्टाइल यही है, और ये भी एक बड़ी लंबी जर्नी यकीनी तौर पर होगी अगर आज भी इस पर काम शुरू किया जाए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये एक पूरा इस पर सेशन होना चाहिए, तो हमारी टीम भी सुन रही है और जितने लोगों का इंटरेस्ट है आई एम श्योर कि वो भी जानना चाहते होंगे, वो रीजंस और पाकिस्तान में फुटबॉल देखना चाहते होंगे, तो हम एक डिटेल सेगमेंट इंशाल्लाह जरूर आगे प्लान करेंगे जिसमें हम इन वजूहात का इन डिटेल तस्करा भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और अनवार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और हेडफोन्स का कितना इस्तेमाल करते हैं आप? हेडफोन्स का इस्तेमाल मैं ज्यादातर वैसे कॉल्स के लिए करता हूँ कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप एयरपॉड्स यूज कर रहे हैं या हैंड्स फ्री यूज कर रहे हैं ताकि आपकी ड्राइविंग में भी खलल नहीं आए। उसका ज्यादा इस्तेमाल भी ठीक तो नहीं अब है। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो तहकीक नई रिसर्च सामने आई है, उससे अनवार ये पता चला है कि जो लोग बहुत ज्यादा हेडफोन्स का एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी समात मुतासर होने का खदशा है। एक रिपोर्ट आपके साथ नाजरीन शेयर करते हैं, देखिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नाज़रीन, इस मुल्क में अगर कोई चीज़ सस्ती है, वैसे तो कुछ भी सस्ता अब नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ सस्ती है और किसी की कोई कीमत नहीं है तो अनवार वो है कि किसी की जिंदगी, किसी की जान की कीमत बिल्कुल नहीं है। और आए रोज़ ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं, ना जाने कितने नंबर्स इन वाकयात के ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो अब कराची से खबर शेयर कर रही है डिफेंस का इलाका, जहाँ पर पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला जो मुलजिम है अनवार, वो रातों रात बैरूने मुल्क फरार हो गया। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि ऑब्वियसली ये असर रसूख रखता होगा शख्स, इसलिए वो इतनी आसानी से मुल्क छोड़कर फरार हो गया। बिल्कुल, और यकीनी बात इसमें जो नजर आ रही है वो ये भी है कि वो किसी की मदद से फरार हुआ होगा, क्योंकि पुलिस को ये जरूर पता था कि जो मुलजिम है वो बैरून मुल्क का रिहायशी है और साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा भी है। फिर भी पुलिस की जानिब से हमने देखा कि एयरपोर्ट पर मुलजिम की गिरफ्तारी के इंतजाम खातिर ख्वाह नहीं किए गए, जिस वजह से मुलजिम भागने में कामयाब हो गया है। और इसमें एक और मामला ये भी है कि जो मुलजिम के वालिदैन हैं वो उससे इजहार लाताल्लुकी कर चुके हैं। अभी ये मुलजिम तो पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो गया है। लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं रजब अली, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। रजब, आप ये बताइएगा कि इस केस के मुतालिक इन इत्तलात क्या हैं? खुर्रम को भागने में किसने मदद की है? किस तरह से मुमकिन हो सका है? एक पुलिस एहलकार की उसने जान ले ली है, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं। क्या मामला निकला? क्या कोई दुश्मनी का वाकया था? क्या रीजन क्या बना? देखिए, इसमें मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम अगर एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में जो शहीद होने वाला एहलकार है अब्दुल रहमान, उसका जो साथी था अमीनुल हक, उसने जो बयान दिया है और जो तमाम शवाहिद मिल रहे हैं उनमें भी काफी तजाद पाया जा रहा है। अमीनुल हक का ये कहना था कि हम जो है वो गश्त पर मामूर थे रक्षा थाने की हुदूद में। बेसिकली इनका ताल्लुक था शाहीन फोर्ट साउथ से, जिला जुनूबी से शाहीन फोर्ट से इनका ताल्लुक था और दरक्षा के इलाके में जो है वो गश्त पर मामूर थे कि उन्होंने देखा कि गश्त के दौरान ही एक तेज रफ्तारी से एक गाड़ी, ये मैं एफआईआर की बात कर रहा हूँ, एफआईआर में जो अमीनुल हक का बयान है कि जी हम गुजर रहे थे, हम गश्त पर थे, इस दौरान गाड़ी एक हमारे आगे से तेजी से गुजरी जिसमें से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आई है, जिस पर हमने जो है उसको फॉलो करना शुरू किया। हमें ऐसा लगा कि वो लड़की को अगवा करके ले जा रहे हैं। हमने एक मुकाम पर जाकर उसे जो है वो रोक लिया। रोकने में हम जैसे ही उसको कामयाब हुए तो लड़की उतर के भाग गई। अच्छा, फिर एक वीडियो सामने आई, वो वीडियो है जो पहले मुकाम की वीडियो थी जहां पर पुलिस ने उसे रोका था। पुलिस एहलकार के बाद इतना मौका मिला, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, उसने असला निकाला। अव्वल तो बात ये होती है कि मुलजिम को असला निकालने का मौका दिया कैसे गया, जबकि जब शाहीन फोर्स का इफ्तिताह किया जा रहा था, पहले मैं यहाँ पर आपको एफआईआर की बात मुकम्मल कर दूं, उसके बाद दीगर पहलुओं पर बात करेंगे। अच्छा जी, उन्हें रोका गया। एक वीडियो सामने आई जिस वीडियो में वो शख्स अपना, वो नौजवान जो है अपनी शनाख्त करवा रहा है कि मेरा नाम खुर्रम निसार है, मेरी आप आईडी देख सकते हो, लेकिन मैं आप पे कैसे भरोसा करूं कि आप कौन लोग हो और आप क्यों एकदम आपने रोक के मेरी गाड़ी में आप सवार हो गए। उस वक्त पूरी वीडियो में कहीं उस लड़की का जिक्र नहीं है जिसके बारे में पुलिस एहलकार बता रहे कि जिस अगवा की कोशिश की जा रही थी, बल्कि मुलजिम जो है उनसे इंसिस्ट कर रहा है कि भाई मुझे आप अपने थाने का बताओ, आप कौन लोग हो, मैं खुद चलने को तैयार हूँ। कसम खा रहा है वो अगर वीडियो पूरी देखी जाए तो उसमें सारी कन्वर्सेशन है। उसके बाद बिल आखिर उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने पर राजी किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसको
कौन से थाने ले जाया जा रहा है। अच्छा, उस वीडियो का एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है, वो पूरी एक वीडियो है, उसका एफआईआर में कोई एफआईआर में जिक्र है कि जी हमने इस तरीके से उसका जो है वो वॉच किया और एक मुकाम पे जाके हमने रोका जहाँ से लड़की उतर के भाग गई। हमने जो है उसको कार सवार को कार में एकदम जो है वो अब्दुल रहमान जो है वो गाड़ी में उसकी सवार हो गया और फिर वो गाड़ी को घुमाता रहा, यानी मुलजिम जो है वो खुद गाड़ी को घुमाता रहा। आपके पास असला था, मुलजिम को कैसे मौका मिला कि वो आपको, या तो उसने आपको यरगमाल बनाया हुआ, उसके साथ और भी बंदे, वो एक अकेला आदमी था, घुमाता हुआ वो जो है क्लिफ्टन में एक मुकाम पर पहुंचा जहां पर उसने गाड़ी रोकी और फिर उसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आई कि जी दोनों, एक जानिब से मुलजिम निकला, दूसरे जानिब से पुलिस एहलकार निकला, दोनों के हाथ में असला है। ठीक है जी, तकरार के दौरान जो है वो जैसे ही उसको मुलजिम को मौका मिला, देखा जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में कि जैसे ही पुलिस एहलकार का ध्यान दूसरी जानिब गया है तो मुलजिम ने हमला किया उसके ऊपर। लेकिन दीगर जो शवाहिद जो सामने आ रहे हैं उनसे काफी सारे सवालात पुलिस पे भी पैदा हो रहे हैं। जैसा मुलजिम अब फरार हो चुका है मुल्क से, वो स्वीडन का जो है वो शहरियत भी रखता था, उसके बीवी बच्चे स्वीडन में हैं और 3 हफ्ते कबल वो स्वीडन से यहाँ पर आया था। उसके घर वालों ने लातालुकी का इख्तियार जो है वो तो अमूमन ऐसा हो जाता है, लेकिन बात ये अब पुलिस जो है वो ये कह रही है, डीआईजी साउथ जो है उनका ये कहना है कि हम इंटरपोल से राब्ता करेंगे और मुलजिम को वापस बुलाएंगे। देखें, इस शहर में सैकड़ों हजारों लोग कत्ल हो गए, कितनों के मुजरिमों को, कितनों के मुल्जिमान को बाहर से लाया जा सका है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक स्वीडन का शहरी है, वहाँ पर स्वीडन का कानून भी लागू होता है, तो उसको आप किस तरीके से जो है वो, बहरहाल कोशिश तो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द हम इंटरपोल को इस हवाले से खत भी लिखने वाले हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रजब अली, हमें सारी डिटेल्स शेयर कर रहे थे। किस तरह से ये नौजवान फरार होने में कामयाब हुआ, पर इतला क्यों नहीं दी गई, पुलिस की जानिब से भी कोताही और गफलत इस वक्त सामने यकीनी तौर पर आ रही है। अफसोसनाक इंसिडेंट सामने आया है। प्रोग्राम में बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं किनेट कॉलेज के हवाले से। अनवर, पंजाब भर के जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रीम समझा जाता है कि तरजीह होती है बिल्कुल कि वो किनेट कॉलेज जाएं, और इस कॉलेज ने नो डाउट बड़े बड़े नाम भी पैदा किए हैं, क्रिकेट की दुनिया के स्टार्स भी पैदा किए हैं। इसके सिद्रा अमीन जैसे स्टार पैदा हुए, बहुत सारे और नाम, और यहाँ पर बाकायदा बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्रिकेट के हवाले से खवातीन पर। तो कैसे खवातीन, स्टूडेंट्स, लड़कियां यहाँ पर अपनी पढ़ाई को और स्पोर्ट्स को बैलेंस करती हैं, बता रही हैं फलक चौहान। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं मौजूद हूँ किनेट कॉलेज में, लेकिन हम तालीम के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि क्रिकेट के मैदान से बात करेंगे। जनाब, किनेट कॉलेज तो पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में मशहूर है तालीमी काबिलियत के हवाले से, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि किनेट कॉलेज की क्रिकेट एकेडमी भी है जो 20 साल से काम कर रही है। आज हम आपको मिलवाएंगे इनके कोच से, इनके कुछ नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर से जो कि पाकिस्तान नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर चुकी हैं। यहाँ पे किस तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती? जी, इसमें ऐसा है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे टूर्नामेंट स्कूल के बेसिकली होते हैं, हम वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। वहाँ से हम रॉ मटेरियल जो है, बच्चियाँ जो होती हैं उनको हम लेते हैं, फिर उनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब एडमिशन्स दिलवा के तो फिर उनके ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी की जाती है, जो कि फर्दर जो है वो इंटर बोर्ड खेलती हैं, फिर उसके सिटी खेलती हैं, फिर उसके बाद जो है वो HEC को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर HEC के बाद जो है वो आगे पाकिस्तान कैंप्स में आती हैं। फिर नेट्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 11:30 नेट्स में। स्पेसिफिकली हम लोग जो हैं वो 6 to 7 बॉयज़ डेली यहाँ पे बुलाते हैं जो उनको नेट्स पे जो है वो बॉलिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, सो दैट कि इनका स्टैंडर्ड जो है वो जब ये लोग पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होकर बाहर खेलने जाती हैं तो वहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलर्स हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं, तो ऑलरेडी ये लोग यूज्ड टू होते हैं लड़कों को खेल के, तो वहाँ पर खेलने में इनको आसानी होती है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है, एक हफ्ते में हम 2 मैचेस इनको, क्योंकि मैचेस यूजुअली जो है ना वो यहाँ पे मुश्किल होता है मैच मिलना। मैच प्रैक्टिस का एक अलग एनवायरनमेंट है और प्रैक्टिस जो है खाली नेट्स, उसका एक अलग से एनवायरनमेंट है। 2-3 दिन नेट्स करने के बाद फिर एक मैच होना जो है वो लाजमी होता है इनके लिए। तो कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे प्लेयर्स हैं? कोई नेशनल प्लेयर भी इसमें खेल रही हैं? जी डेफिनेटली जी, यहाँ पे हमारे पास नतालिया परवेज़ हैं, शी इज़ फ्रॉम कश्मीर। अभी हमारे पास इरम जावेद जो हैं, ये पाकिस्तान प्लेयर हैं, ये भी खेल रही हैं, बैटिंग कर रही हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पे हमारे पास मिस नौरीन याकूब हैं, ये पाकिस्तान ए रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। इसके अलावा हमारे
पास कायनात हफीज़ हैं जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। नाज़रीन, ये जो मैच चल रहा है इसमें से अभी हम 1-2 प्लेयर्स के साथ बात भी करेंगे, नतालिया से भी बात करेंगे, बाकियों से भी पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे है। अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नेशनल प्लेयर से जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि नेट में आपकी क्या जर्नी है और उसके बाद फिर हम आपसे नेशनल लेवल पे जो आप क्रिकेट खेल रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली मैं वाक एंड से बिलोंग करती हूँ और 2011 में जो है वो मैं लाहौर आ गई थी और 2012 में मैंने कनेट ज्वाइन किया था। जो मेरा पाकिस्तान टीम में डेब्यू हुआ था वो 2014 में हुआ था जब मैं कनेड आई और यहाँ पे मैंने क्रिकेट स्टार्ट की दोबारा से। तो यहाँ पे कोच सर इरफान ने, मिस नौशीन, मिस अमारा, मिस हिना, तो इन लोगों की बड़ी सपोर्ट है प्लेयर्स को और इन्हीं की वजह से जो है वो आज हम लोग जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बताएं कि आयरलैंड के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, आयरलैंड के साथ काफ़ी अच्छा रहा। ओडीआई सीरीज़ हमने विन की है और अनफॉर्चुनेटली T20 लूज़ कर गए हैं, बट ये है कि जो एक्सपीरियंस था उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी फ्रेंडली माहौल था उनके साथ और फर्स्ट टाइम आयरलैंड पाकिस्तान आई थी और उन्होंने भी यहाँ पे आके काफ़ी इंजॉय किया। हमारे साथ एक और इंटरनेशनल प्लेयर भी मौजूद हैं जो कनेट कॉलेज से ही तरबियत याफ्ता हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग भी करती हैं, यहाँ पे क्रिकेट भी खेलती हैं। तो अब हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नतालिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। रोज़ से कनेट क्रिकेट एकेडमी के साथ हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने क्रिकेट कनेट से स्टार्ट की। मुझसे पहले मुझे नहीं पता था क्रिकेट में कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते, तो मुझे इन लोगों ने टीच किया। सर इरफान ने किया, मिस नौशीन ने बैक किया स्टडी में भी, और अब मिस हमारा कर रही हैं हम लोगों को बैक, और हमारी कोच है मिस हिना। एक दिन में आप कितनी ट्रेनिंग कर लेती हैं, कितने घंटे? मैं सुबह आती हूँ, पहले हम यहाँ स्टडी करते थे, अब यहाँ से ख़त्म हो गया स्टडी और प्राइवेट पढ़ रही हूँ और यहाँ क्लब लेवल पे खेलती हूँ। मॉर्निंग में हम फिटनेस करते हैं और जिम वगैरह करते हैं, कार्डियो वगैरह जो भी हमारी ट्रेनिंग में है। उसके बाद यहाँ नेट्स होते हैं और फिर जिसने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है वो करते हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन आज की वायरल वीडियो आपके साथ शेयर ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। अनवार, एक बात हम हमेशा से सुनते आए हैं हमारे कल्चर में कि जो बच्चियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं, इनको ना बचपन से ही काम पर लगा देना चाहिए ताकि बड़े होके वो अपनी माँ को ये ना कहे कि मामा ये जरा स्विच ऑन ऑफ कर दे, मामा जरा मुझे पानी का ग्लास ला दें। तो ऐसा ही माँ ने कुछ ज्यादा ही छोटे बच्चे के साथ कर रही है। वीडियो देखते हैं अब किस तरह से एक नया तरीका ढूंढा है फीडर को धोने का कि बच्चे के हाथ छोटे हैं और जाहिर बात है जो बड़े हैं उनके हाथ नहीं पहुंच पाते फीडर की उन गहराइयों तक जहां पर ब्रशेस हैं, लेकिन ये बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला गया है। क्यों नहीं की इस अम्मी जान ने और नन्ही सी जान का हाथ ही फीडर में दे डाला। मतलब मैं तो वैसे कभी भी अपने बेटी के साथ मतलब ऐसा मैं मतलब कि एज अ ब्रश यूज नहीं करूंगी मैं उसका हाथ। ऐसा लग रहा है आदत कुछ ऐसी डाली जा रही है कि बच्ची अपने काम खुद भी करे और बच्ची अभी से वायरल हो जाए, अभी से वीडियो से पैसे जनरेट होने शुरू हो जाए। काम करने की ठीक है आदत बच्चों को डालनी चाहिए, इंडिपेंडेंट को बनाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा जुल्म हो जाएगा। ये जुल्म हो जाएगा। बहुत ही मुझे लग रहा है कि 5-6 माह के बच्चे का हाथ या गालिबन 8 माह के बच्चे का हाथ लग रहा है और वो फीडर की निपल्स भी उससे कर रही है क्लीन, फीडर भी छोटे क्लीन कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस वीडियो का साउंड होता तो वो बच्चा या बच्ची रो रहे होते कि ये हमसे क्या करवाया जा रहा है। बेबी शायद मुझे लगता है कि बहुत ही काम बच्चा जो आराम से हाथ अंदर फीडर में डाल के भी राइट लेफ्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं उनको तो मैं एक जगह पे मतलब स्पेशली अपने बेटे को तो इस तरह से कोई भी काम करवाना या नॉर्मल हालात में उनके हाथ धुलवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा सो रहा है और माँ फिर सोते हुए भी बच्चे से काम चला रही है, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि कोई वहां से कोई फोर्स दूसरी नहीं आ रही, दूसरा हाथ नहीं आ रहा। नहीं तो ये वीडियो बड़ी वायरल हो गई है अनवार ऑन सोशल मीडिया। बस आज का जो कंटेंट है वो बहुत वायरल होता है, लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं। माँ की सुस्ती कहे या क्या कहे, तरबियत कहे, मुश्किल लग रहा है फैसला करना। बहरहाल आई होप सो आपको भी ये वायरल वीडियो आप तक पहुंची होगी, आपको पसंद आई होगी, लेकिन ऐसा अपने बच्चों के साथ हरगिज़ मत कीजिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।